हमने कहा ये, उस पे मैंने देखा रत्नेश्वर महादेव मंदिर ऐसे लिखा था। मतलब एक नज़र में आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो हम हंसने लगे। हमने कहा तुमने कहा यार ये मंदिर है, और ऐसे मंदिर तो हमारे यहाँ माशाल्लाह गलियों में है ना, इससे बड़े बड़े आलीशान एक से एक। तो दुकान पर चढ़ने की परमिशन नहीं थी। वो सौदा मांगेंगे तो उनको पुड़िया बना के दूर से पकड़ा दिया जाता था, मतलब एकदम अछूतों की तरह जैसे बर्ताव होता था। मुझे वहाँ जो बताया गया, टारगेट किलिंग में पिछले 10 साल में करीब 15,000 लोग मारे गए थे कराची में। मेरे खालूजान ने बताया कि पाकिस्तान कभी कोई वार हारा नहीं इंडिया से। तो हमने उनसे कहा कि मतलब खालूजान आप क्या मजाक कर रहे हैं, और ये कहाँ की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं? कहा नहीं, वहाँ इतने हिंदू हैं, आप कैसे रह लेते हैं। कभी कभार बहस हो जाती थी किसी से, कश्मीर या बांग्लादेश या कुछ हिटिंग इश्यूज हैं उनके लिए, तो उनके अंदर भी आप ज़रा सा अगर आंच दीजिए ना तो पिघल जाते हैं। इंडिया को भी क्या कहते हैं, एज मदर प्लेस ही ट्रीट करते हैं। हाँ चले, मान लीजिए धमाके रा करा रहा है, तो क्या ये जिनाकारी जो हो रही है, जो लूट हो रही है, जो चोरी हो रही है, ये भी रा करा रहा है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो पाकिस्तान जा चुका है, पाकिस्तान के लोगों के साथ महीनों रह चुके हैं। क्या कहना है उनका पाकिस्तान के बारे में, और जो पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, पाकिस्तान के हिंदू की क्या कंडीशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इनसे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। क्या नाम है? हिसाल बारिक भाई। अच्छा, क्या काम करते हो आप? वकालत। अच्छा सर, आप पाकिस्तान गए थे, आपने जैसा मुझे बताया बात हुई थी, तो कब गए थे और क्या जो है रीज़न था जाने का? मैं एक बार तो गया था, आई थिंक शायद 13-14 साल हो गए। तो मैं करीब 2 महीने रहा था, वीज़ा एक्सटेंड भी कराया था। और दूसरी बार गया तो शायद एक 9-10 दिन के लिए। तो पहली बार ऐसे विज़िट के लिए गया था। मेरे नाना की कब्र है वहाँ, और मेरी मौसी थी वहाँ पर, उनसे मिलने गया था। दूसरी बार तब गया जब वो मौसी एकदम कन्फाइंड टू बेड थी, लबेदम थी, उनके लिए गया था। मैं वापस जल्दी में था, आ गया देख के। मेरे आने के करीब 5वें दिन वो उनका इंतकाल हो गया था। फिर इंतकाल में नहीं गए आप दोबारा? ना, अब इतना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि वीज़ा था 30 दिन का, लेकिन मुझे किसी वजह से, मेरा यहाँ कार्यकाल भी चल रहा था बाहर में, तो तब मैं महामंत्री था, तो वापस आना पड़ा था किसी ज़रूरत से। तो अब इतना पॉसिबल तो नहीं होता ना कि आप एक कंट्री फिर 5 दिन पहले आए हैं, 5 दिन बाद फिर चले जाएं। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप यहाँ से गए तो वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ पर रहे, तो आप 2 महीना रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस ओवरऑल तो अच्छा रहा। उतना ही अच्छा जितना इंडिया है, मतलब उतने लोग वहाँ के इतने ही अच्छे, जैसे बहुत ही मोहब्बत से मिलने वाले, मिलनसार, और उतना ही ख़राब जितने यहाँ। जितनी पॉसिबिलिटी प्लस माइनस यहाँ है उतनी ही वहाँ। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बल्कि इंडिया से कुछ चीज़ों में डाउनवर्ड और अपवर्ड में, बहुत पहलू में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुझे लगा कि कुछ हद तक इंडिया का कुछ बिगड़ा हुआ हिस्सा जैसा। हाँ, नहीं इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि जब मैं गया था तो शायद डेवलपमेंट की कंपैरिजन में अगर आप उस पैमाने पे देखें तो इंडिया से काफ़ी पीछे था वो। बाकी लोगों का एक परसेप्शन अपना होता है, उनकी मिलनसारी अलग होती है, उनका मिलने का जज्बा एक अलग होता है। और आप किसी को पॉलिटिकल निगाह से देखें तो वही आदमी दूसरा लगता है, सोशल निगाह से देखें तो वही आदमी दूसरा लगता है, पर्सनल निगाह से देखें तो तीसरा लगने लगता है। तो ओवरऑल दूसरा इंडिया है वो। लोग थे वहाँ के अच्छे थे, मतलब कोई दिक्कत? हाँ, जब मैं बेसिकली कराची गया था, तो कराची आपको पता है कि इंडियंस ने ही बसाया है। जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ के जो रिफ्यूजी होते हैं, महाजिर, उनसे ही पूरा कराची बसा है। अच्छा, उनको आज भी महाजिर ही कहा जाता है, मुहाजिर या महाजिर कुछ ऐसा ही कहते हैं। मुहाजिर लफ्ज़ है उर्दू का, जिसका मतलब है शरणार्थी, रिफ्यूजी। तो मुहाजिर कहते हैं वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन बेसिकली अब तो वो नहीं है। एक लंबे वक्त तक उनको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया। और अब तो वो मेन स्ट्रीम में है। कराची का मतलब जैसे इंडिया में मुंबई का दर्जा है, वो एक वहाँ की आर्थिक राजधानी जैसा है।
जो लोग यहाँ से गए होंगे उनका तो काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता होगा, जो कोई भी यहाँ इंडिया से जाए तब। आप कराची अगर कभी जाना हो, और मेरी राय है कि आप जब हालात खुशगवार हों तो ज़रूर मैं जाने की सोचूंगा बिल्कुल। नहीं, ज़रूर। आपको लगेगा हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक फला फैज़ाबादी रोड आपको एक बनारस मोहल्ला है वो पठानों का, वहाँ पर मेरठ कबाब पराठा एक बहुत मशहूर दुकान है। हर 2-1 किलोमीटर बाद आपको एक ऐसा साइन बोर्ड, एक ऐसा कोई सिंबल मिलेगा जिससे आपको लगेगा आप इंडिया के ही हिस्से में चल रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज वाइज देखें तो साउथ आपको ज़रा सा बेगाना लगेगा। हाँ, वहाँ के दुकानों के साइन बोर्ड्स और वहाँ की ज़बान। पाकिस्तान उतना आपको बेगाना नहीं लगेगा क्योंकि हर आदमी आपकी ज़बान बोल रहा है, हिंदी ही बोल रहा है। उसमें कुछ उर्दू के अल्फाज ज़्यादा हैं तो वो उसको उर्दू कहते हैं, हम में कुछ हिंदी के अल्फाज ज़्यादा हैं हम उसको हिंदी कहते हैं। ओवरऑल कनेक्टिंग लैंग्वेज एक है हमारी। अच्छा, जैसा कि पाकिस्तान में एक इमेज बनी हुई है भारत के अंदर, जब से बंटवारा हुआ तब से इमेज बनाई आ रही पाकिस्तान की मीडिया या वहाँ के पॉलिटिशियन के द्वारा कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अन्याय होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, वो आज़ाद नहीं, आज भी वो हिंदुओं के गुलाम हैं। और मतलब बहुत सारे कि आप जो है जो रीजनल प्रैक्टिस है आप नहीं कर सकते हो, नमाज नहीं पढ़ सकते हो, रोज़ा नहीं रख सकते हो, हिजाब नहीं पहन सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपसे वहाँ किसी ने पूछा कुछ कि भैया आप कैसे वहाँ पे रहते हो, इतनी बड़ी दिक्कतें हैं वहाँ पे, तो आप यहीं चले आओ रह लो? देखिए, जो मेरी फैमिली है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो तो चूँकि हम लोगों के कभी टच में रहते हैं, जल्दी या देर में फ़ोन पर या उस पर व्हाट्सएप वगैरह पे बातचीत हुआ करती है, वो तो काफ़ी हद तक जानते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, तो वो नो डाउट उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें गलतफहमियाँ हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं जब दूसरी बार गया था, पहली बार तो मुझे ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं हुए थे। कभी कभार बहस हो जाती थी किसी से, कश्मीर या बांग्लादेश या कुछ हिटिंग इश्यूज़ हैं उनके लिए, लेकिन ओवरऑल उनके लिए बेंगलुरु बहुत लड़कों के लिए बहुत मैटर करता है, आईटी हब था, इंडियन इकनॉमी की बहुत बातें करते थे। फिल्मों की वजह से मुंबई की तकरीबन सारी जगह वो जानते हैं, धारावी, दादर और बांद्रा। हम जब दूसरी बार गए तो फ्राइडे को मैं गया, और फ्राइडे को शाम को मेरी फ़्लाइट थी। तो उस वक्त तक उनका जो जैसे कोई फॉरेनर आता है किसी कंट्री में तो उसको रिपोर्ट करना होता है एक जगह पर, तो वो ऑफिस उनका बंद हो गया था तब तक। और सैटरडे शायद ऑफ था, संडे ऑफ था, और मंडे को मुझे जाना था रिपोर्ट करने। तो मैं अपने कज़िन के साथ गया, वो 20-21 साल उसकी एज थी। शहर की, चूँकि मैंने बताया ना मैं अपनी मौसी के लिए गया था, मेरी खाला उस टाइम एकदम अब वाली हालत थी। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद एरिया गया था और एयरपोर्ट वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो जो रिपोर्टिंग अफसर थे, जो इंस्पेक्टर थे, वो उन्होंने मुझसे एक बड़ा अजीब सा सवाल किया। नाम पूछा, फिर क्या करते हैं, मैंने कहा वकील हूँ। तो कहा कि अरे वकील साहब, एक सवाल पूछें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं। आप, हालांकि ऐसा जब कोई पूछता है तो लगता है कि यार कोई बुरा ही मानने वाला, कंट्रोवर्सी वाला पूछेगा कोई। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ रह कैसे लेते हैं? तो हमने कहा हम समझ नहीं पाया आपका क्या कहने का मतलब है। कहा नहीं, वहाँ इतने हिंदू हैं, आप कैसे रह लेते हैं? तो हमने कहा हम जवाब से पहले एक सवाल करेंगे, मतलब आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहा कि नहीं नहीं, आप पूछें। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे रह लेते हैं? उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं समझा। मैंने कहा मैं अब देखता आ रहा हूँ, मदनी मस्जिद में हरी पगड़ी वाले जाएंगे, अहले हदीस में अहले हदीस वाले जाएंगे, मतलब इतनी शिद्दत पसंदी यहाँ पे है। इंडिया में तो देवा शरीफ हम, मैंने बताया उनको की दरगाह है, और अगर वहाँ कोई जूते पहन के चला जाएगा तो मुस्लिम अगर दूर होगा तो पहला रिएक्शन तो, एग्रेसिव रिएक्शन तो कोई हमारा हिंदू ही भाई कर देगा। और यहाँ तो कायदे आज़म की मज़ार पे भी अंदर बूट पहने हुए आर्म्स गार्ड तैनात हैं। तो हाँ, वो तो मैंने कहा कि इतनी शिद्दत पसंदी में आप कैसे रह लेते हैं? इंडिया तो चले ठीक है, अगर वहाँ हमारे साथ कुछ गलत भी होता है तो गलत सबके साथ हो रहा है, और गलत हो रहा है तो हमको रोने का अख्तियार है, हमको उस पर चिल्लाने का अख्तियार है। मतलब आप लिबर्टी इंडिया के तो आप महसूस ही नहीं कर सकते। मैंने बताया तब कि मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ एक ऐसी बार में, एक ऐसे कैंपस में जहाँ शायद सिर्फ 8.5-9% मुस्लिम वोटर थे, और तब मैं शायद 34% ऐसे कुछ वोट गेन करके जीता था। तो मैंने कहा मैं एट द टाइम मैं सेक्रेटरी हूँ वहाँ पर, और शायद वसीम साहब या कोई उस वक्त एसपी होते थे। मैंने कहा हमारे सुपरिटेंडेंट जो है वो मुस्लिम है,
हमारे यहाँ चेयरमैन एल्डर्स कमेटी जो हमारी इलेक्टिंग बॉडी होती है वो ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब थे, और भी एक आध जो मिसालें मुझे याद थी। तो मैंने कहा कि ये सब है तो मतलब हम तो मेन स्ट्रीम में जी रहे हैं ना, आप मतलब आपका सवाल अपने आप में कितना बेजा है ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर शायद अपनी बात को कन्विंस करने के लिए मुझे कहा कि नहीं आपको नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है रा की मिसाल दी कि रा ये कर रही हो। तो अब मेरा भाई जो खड़ा सुन रहा था उसने मतलब वो एक 20-21 साल एज थी, वो बहुत चीज़ें इतनी समझ भी नहीं रहा था। तो उसने कहा, मतलब आपसे काफी बहस तलखी में बात होने लगी उनसे? नहीं तलखी में नहीं हुई, लेकिन उनको मेरी बात का वहाँ जवाब अच्छा नहीं लगा, तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो मेरे भाई ने कहा कि चले मान लीजिए धमाके रा करा रहा है, तो क्या ये जिनाकारी जो हो रही है, जो लूट हो रही है, जो चोरी हो रही है, ये भी रा करा रहा है? ये तो हम कर रहे हैं ना। तो उनको ज़रा सा बुरा लगा, मतलब उन्होंने मेरे कज़िन से यूँ ही इसको प्रेशर माउंट करने के लिए पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, किस, वहाँ चौरंगी बोलते हैं, क्रॉसिंग जो चौराहों को हम लोग यहाँ क्रॉसिंग बोलते हैं मोस्टली, तो वो लोग चौरंगी बोलते हैं। तो कहा कि तुम कहाँ, तो उसने बताया कि फलां चौरंगी के पास, वहाँ तो फलां भाई रहते हैं। तो उसने कहा उनके घर के इस तरफ। कहा अच्छा मैं आऊँगा। तो उसने कहा आइएगा। वो समझ ही नहीं पाया कि मतलब वो प्रेशर में लेने के लिए बात कर रहा है। तो खैर हम लोग वहाँ से आए तो रास्ते मेरा भाई हमसे कहने लगा कि बताइए भाई मतलब ये क्या बात है, हर चीज़ रहा। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें पॉलिटिकल है, और अभी तुम्हारी एज नहीं है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, और बेहतर है कि इस सब से डिस्टेंस पे रहो। और ये तकरीबन हर तरफ यही माहौल है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे कि हमारे यहाँ की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान तो भारत से ही बना हुआ है। जैसे हम लोग को यहाँ पर इतने युद्ध हुए तो ये बताया जाता है कि हमने 71 का युद्ध जीता, 99 में हमने जीता, ठीक है, 1948, 1965 जो भी हुए युद्ध, उनकी एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो इस चीज़ को लेके वहाँ पर बात हुई, जैसा कि आप बता रहे थे कश्मीर को लेके, बांग्लादेश को लेके, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई। 1971 मतलब बांग्लादेश जब अलग हुआ था तब बांग्लादेश बहुत मतलब दुखती रग है उनकी। वो कश्मीर को जस्टिफाई ही करते हैं बांग्लादेश से कि आपने क्यों घुस के उसको अलग कराया, आपने क्यों साथ दिया, वो हमारा इंटरनल मैटर था, तो कश्मीर में हम जो कर पाएंगे हम करेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। और बाकी जो तीनों झगड़ों की बात थी, तो हम जब पहली बार गए थे तो फॉर्चुनेटली हम अगस्त में थे वहाँ पे। 14 अगस्त वहाँ का इंडिपेंडेंस डे होता है, 15 यहाँ होता है। हालांकि दोनों कंट्री साथ ही आज़ाद हुई थी 15 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान ने 1947 के एक साल के बाद अपना योम आज़ादी उन्होंने 15 अगस्त से 14 अगस्त कर लिया। 2 साल उन्होंने 15 अगस्त को ही मनाया, जितना एक्सपायर हुए। हाँ एक साल मुझे पता, हाँ। तो वो जस्ट टू शो कि मतलब हम बड़े थे, या जो उनके रीज़न रहे हो अल्लाह जाने। तो 14 अगस्त को वो 14 अगस्त को वहाँ पतंगे उड़ती हैं जैसे यहाँ मकर संक्रांति पे या जमघट पे उड़ती हैं। और एक कोई नेशनल डिफेंस डे होता है उनका, अब मुझे वो तारीख नहीं आती, शायद वो होता 1965 वाला जो वार हुआ था उससे। तो डिफेंस डे पे चूँकि दिन भर उनकी टीवी पर वही चल रहा था, डिफेंस से रिलेटेड मटेरियल, तो मुझे पता चला कि पहली जो वार थी और बाकी दोनों, तो मेरे खालूजान ने बताया कि पाकिस्तान कभी कोई वार हारा नहीं इंडिया से। तो और ये पहली बार में है जब हम एकदम इम्पटी हैंड थे, हमारे हाथ में कुछ था नहीं, और इंडिया ने ऐसे अटैक कर दिया था, और हमने तब भी अपने को डिफेंड कर लिया। इसलिए उसकी याद में हम लोग इसको नेशनल डिफेंस डे के तौर से मेमोराइज करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि तीनों लड़ाइयाँ हमने जीती हैं, और हम उसी पर यकीन कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि मतलब खालिजान आप क्या मजाक कर रहे हैं, और ये कहाँ की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, और मतलब हम इतना तो पढ़ के आई ही हैं, आप हमको क्या बच्चों की तरह बता रहे हैं। तो वो मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो बहुत ही वेल कन्विंस थे कि जो वो कह रहे हैं वो सही, चूँकि उन्होंने शुरू से वही पढ़ा था। और बाकी जो लोग उनके घर में आने वाले, जो मिलने आने वाले थे, तो उन लोगों ने मुझे वही कन्विंस करने की कोशिश की। अच्छा, उनके बिलीफ हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर रिजिड भी नहीं हुआ, मतलब मैं हंसा मुस्कराया वो सारी बात, लेकिन किसी के बहुत नेशनल इश्यूज़ को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप गए थे रिलेटिव वहाँ पे, कुछ और ही चालू हो जाता। हाँ जाहिर है, वो मेरा लुक आफ्टर बिजनेस नहीं है। इवन जो चीज़ जिस पर मैं यकीन कर रहा हूँ अपने इंडियन नेशनलिज्म पर, इसको हर्ट करने का राइट उनको नहीं था।
जैसे कि ऑपरेशन उस इशू तक आ रही है तो उनको क्विट करना चाहिए मेरी राय में। अच्छा, ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में भी वहाँ पे कुछ बात हुई थी जब आप कर रहे थे कि 1965 जंग क्यों स्टार्ट हुई थी, कुछ ऐसा कुछ टॉपिक ऑपरेशन जिब्राल्टर से ही हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कश्मीर में हुआ था उसके बाद में? मुझे बहुत ज़्यादा तो ख्याल नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ये था कि इंडिया ने इस तरह अचानक धोखे से जंग छेड़ी और उसके बाद भी हम लोगों ने मतलब खुद को डिफेंड कर लिया और हमको हरा नहीं पाया, ये हमारा वो था। अच्छा, और कोई एक्सपीरियंस वहाँ का शेयर करना चाहते हैं आप, मतलब कुछ अच्छी चीज़ या कुछ बुरी चीज़? यार मैं अच्छी चीज़ें ही याद रखूँगा, बुरी हालांकि बहुत कम थी और वो उनके रिएक्शन से ज़्यादा मेरे अपने डर को लेके थी। मैं मुल्तान गया था, मेरे नाना की कब्र मुल्तान में है, तो हमको लगा कि जैसे इंडिया में वीज़ा शहरों का होता है, एक शहर को अगर पाकिस्तानी आएगा तो जिस शहर का वीज़ा होगा उसी शहर में जाएगा, तो हमको लगा शायद वहाँ होगा, वहाँ भी ऐसा होगा। तब तक शायद वहाँ ये रूल नहीं था, वीज़ा पूरे इंटायर पाकिस्तान का होता था शायद। तो हम लोग जिस ट्रेन में थे वो निश्तर एक्सप्रेस थी, चाइना से नई नई वो आई थी वहाँ पर। तो मेरी खाला ने कहा कि मतलब उन्होंने अपने बेटे और मुझको दोनों को अपना बेटा बना के सफ़र किया। तो रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनकी एक सिस्टर थी बैंक में एम्प्लॉय थी, तो वो कोई एग्ज़ाम देने आई थी। तो वो रास्ते पर मुझसे कराची के स्टूडेंट यूनियन की बातें करते रहे, तो मेरा भाई जितना उसको जानकारी थी बताया। फिर जब वो सो गया तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैंने इतना झूठ बोला, वो पूरी फिल्मों की स्टोरी उस पर फर्जी नाम करके, मतलब कि ये उनको डाउट ना हो कि मैं वहाँ का नहीं हूँ। फिर वो शायद बहावलपुर के थे, मुल्तान के आगे एक शहर है, वहाँ भी हमारे रिलेटिव हैं, लेकिन हमको तो मुल्तान जाके लौटना था उसी दिन। तो वहाँ हमने जब खाला सुबह उठी ना तो वो सो गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि खाला मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा है, और मतलब मैंने उनसे झूठ बोला क्यों, और हम उस टाइम चुप रहते तो उनको लगता कि मतलब हम क्या है, जाहिर हम, तो उन्होंने कहा अरे ये सब कुछ नहीं, ये सब भूल जाते हैं। तो वहाँ से जब नेक्स्ट डे मैं वापस कराची आया तो मैंने उन लोगों का जो नंबर लिया था तो उनसे अच्छी बातचीत दोस्ती ऐसी हुई थी, तो मैंने उस पर पूरा डिटेल लिख के माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं इंडियन हूँ, और सिर्फ उस एक एप्रीहेंशन को लेके मैंने ये बात की। खैर उधर से फिर कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने मुझे अच्छा आदमी नहीं समझा होगा। तो जो ख़राब एक्सपीरियंस है वो भी हमारे अपने इंट्यूशंस की वजह से थे, उधर की तरफ से ऐसा नहीं। आप किसी भी दुकान जाते तो अगर उनको ये पता चलता कि आप इंडिया से, तो खड़े होकर हाथ ज़रूर मिलाता और ये बताता कि मेरे दादा वहाँ के थे, मेरे नाना। इवन मुल्तान तक हम लोग मुल्तानी जूते लेने गए थे मार्केट, तो जैसे बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ एक ज़िला है यूपी, मेरे नाना वहाँ के थे। तो मैंने कहा भैया वो ज़िला नहीं है, वहाँ मुल्तान जैसे 70-75 ज़िले हैं। तो और एक जैनब मार्केट है, जैसे लखनऊ में साहू मार्केट है ना, तो वो मार्केट पूरी लेडीज़ मार्केट है, उसके अंदर लड़कों की भी गारमेंट्स वगैरह बहुत होते हैं। तो मेरी खाला वहाँ गई थी और इत्तेफाक से यहाँ के एक साहब हैं, उनके फादर और भाई वहीं के नेशनल हैं, वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बिजनेस करते थे, व्हीलर्स चलते थे उनके। तो उनसे भी मिलना होता था, क्योंकि किसी भी आप कहीं जाते हैं ना तो जानने वाले चिट्ठियाँ भेजते हैं, अभी मेरे रिश्तेदारों को दे दीजिएगा। तो जैनब मार्केट में मुझे याद है कोई कपड़ा वो ले रही थी मेरी खाला, तो उसने जितना भी बार्गेन करा के छुड़ा पाई, तो खाला ने कहा कि ये मेरा भांजा है। आखिर में उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला कि मेरा भांजा इंडिया से आया और वहीं जाना है भाई, आप इतना महंगा देंगे तो उसने पलट के क्या कहा कि भाई महंगाई आपकी तुलसी पार्वती की वजह से तो आई है, तब क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की सीरियल चलता था। तो कहा कि सारा फैशन तो वहीं से गवर्न होता है, महंगाई भी तो उन्हीं की वजह से आई है, आप उनको समझा लीजिए, हम भी। तो हमने कहा कि नहीं वह खाला कह रही हैं तो बात रखिए। तो वो फिर खड़े होके बहुत उसने गले मिले। एक मैं जीन्स पहने था तो उसकी पिछली पॉकेट पे कुछ स्टील के जैसे रिपिट्स ऐसे कुछ लगे थे। तो एक लड़का दूसरी उसी गैलरी के दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी दुकान थी गारमेंट्स की, वो आया मेरे पास, कहने लगा भाई ये जीन्स कहाँ से आपने ली, और बहुत मॉडर्न ऐसी लग रही, अच्छी लग रही, कुछ बताया उसने। तो हमने कहा कि यार ये यहाँ की नहीं है, दूर की। कहा नहीं कहाँ की है बताइए। तो भाई चूँकि वो गारमेंट लाइन में था
तो हमने बताया लखनऊ, तो अरे लखनऊ की तो क्यों नहीं होगी। लखनऊ उनके लिए मतलब फैशन की दुनिया में भी एक सिंबल रख रहा था, एक स्टेटस सिंबल उसका अलग था, जबकि इंडिया में लखनऊ कोई फैशन मार्केट में बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इंडिया की चीज़ें उनके लिए इतनी मैटर करती हैं। फिर वो गले मिला, उसने बताया नाम जान, तो मैंने कहा अच्छा, तो पता चला कि वो जान नहीं था, जॉन था, मतलब कोई क्रिश्चियन था और वो बहुत नॉर्मल लाइफ वो भी जी रहा था। डिस्क्रिमिनेशन पर भी मैं बताना चाहूँगा। एक मेरी बहन थी, वो वहाँ पर MBBS 3rd ईयर में थी मेरी खाला होती हैं, उनकी बेटी। तो उससे हम बात करने लगे कि यार तुम्हारे यहाँ तो बड़ा भेदभाव हो रहा है और माइनॉरिटीज़ के साथ। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई हिंदू लड़की थी, उसकी बैचमेट जो थी। तो उसने कहा कि क्या बात कर रहे हैं भाई आप, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने नाम बताया कुछ, और कहा कि अभी जब वो डिग्री हम दोनों लेके निकलेंगे 2 साल बाद, तो उसको जॉब पहले मिलेगी, उसका रिजर्व कोटा है, मुझको उसके मुकाबले ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी चीज़ है कि मेरे भाई जो था, मेरी खाला के बेटा, उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, उस टाइम शादी तय हो चुकी थी। तो उसने भी अपने कई चीज़ें बताई, कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अभी कराची का दूसरा मंदिर उसकी ज़मीन दी है बहुत अच्छी जगह पर। तो हमने कहा अच्छा। खैर इत्तेफाक से एक बार हम लोग को उधर जाना हुआ, एम्बेसी एरिया में, जो सी शोर है उधर, क्लिफ्टन और डिफेंस और उनके जो पॉश एरिया, उसके भी बहुत आगे। तो वहाँ से लौटे तो एक डहेलिया बिल्डिंग थी, अब पता नहीं उसका क्या इस टाइम करंट स्टेटस है। तो वो 65 मंजिला बिल्डिंग थी, आधी बन चुकी थी। तो हम वहाँ खड़े होकर, चूँकि खाला इतनी बीमार थी कि ज़्यादा हम लोग बाहर निकलना नहीं होता था, कोई ज़रूरत से ही जाते थे। तो हमने कहा लाओ यार एक आध फ़ोटो तो ले ही लें, मतलब भाई यहाँ आए हैं तो एक याद तो हो ही जाए। तो वो बिल्डिंग, मैंने कहा ये तो बदलेगी नहीं इतने सालों में। तो हमने उससे पूछा कि वहाँ पर एक एशिया के सबसे बड़े पार्क्स में कोई एक था, तुगलक पार्क ऐसे करके कोई था, वो याद नहीं आ रहा, उसी के कॉर्नर पे हम लोग खड़े थे। और जैसे कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना दूर, तो उसी तरह का माहौल दूर दूर तक, वो नया एक पूरा पॉश एरिया, जैसे गोमती नगर का डेवलपमेंट चल रहा है ना, ऐसे चल रहा था। तो हमने उससे कहा कि यार तुम बता रहे थे कि यहाँ दूसरा मंदिर भी है और वो किस जगह, तो कह रहे अरे भाई यही तो है, मतलब जहाँ हम खड़े थे वहाँ से एक 20 कदम पे पत्थरों का एक गेट बना था, सिर्फ चौकोर सा, 2 पिलर और ऊपर से एक लिंटर। तो वहाँ पर जैसे यहाँ ईंटें चलते हैं, तो वहाँ ब्लॉक्स चलते हैं, 3-3 ईंटों के शेप में बराबर या 6 ईंटों के बराबर ब्लॉक चलते हैं। तो उसी ब्लॉक से बना था। तो हमने कहा ये, उसमें मैंने देखा रत्नेश्वर महादेव मंदिर ऐसे लिखा था, मतलब एक नज़र में आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो हम हंसने लगे, हमने कहा तुमने कहा यार ये मंदिर है, और ऐसे मंदिर तो हमारे यहाँ माशाल्लाह गलियों में है ना, इससे बड़े बड़े आलीशान एक से एक। तो कहने लगा भाई ये इंट्रेंस है, आप देखें उसके नीचे जीने बने हैं, मतलब ये तो सिर्फ गेट का एक उन्होंने बना दिया है, आप जहाँ खड़े मंदिर इसके नीचे 2 जीने थे। फिर उसने दूसरा एक पतली भी वो था, उधर भी मेरी निगाह नहीं गई थी। तो हमने कहा कि चलो अंदर चल के देखते हैं। तो कहने लगा भाई ये मुस्लिम्स बैन है इस मंदिर में। तो अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो इंडिया में शायद कभी बताई नहीं जाती, कई लोग जानते हैं। मैंने लौट के अपने दोस्तों को बताया, हमने कहा ये भी एक हिस्सा है, मतलब पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मुसलमान भी नहीं जा सकते हैं। एक कराची का कोई एरिया था, पहली विजिट में मुझे बताया गया था, कराची के आउटस्कर्ट्स में कोई एरिया था जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम बहुत कम थे नाम के। तो बताते हैं वहाँ उन दुकानों पर अगर मुस्लिम कोई बहुत साबित हैसियत, बहुत अमीर नहीं है, तो मुस्लिम्स को दुकान पर चढ़ने की परमिशन नहीं थी। वो सौदा मांगेंगे तो उनको पुड़िया बना के दूर से पकड़ा दिया जाता था, मतलब एकदम अछूतों की तरह जैसे बर्ताव होता था मुस्लिम से। तो पाकिस्तान भी उतनी ही वैरायटी है मुझे लगता है जितना इंडिया में, और एग्रेसिवनेस तो है वहाँ पर, मजहबी शिद्दत भी है। एक शायद क्लिफ्टन एरिया में एक मस्जिद थी जिसको, जो बरेलवी मसलक की थी, और उसको 250-300 असलहों के साथ देवबंदियों ने छीन लिया था। तो ये मुस्लिम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये आप तो कभी इंडिया में नहीं सुनेंगे ना, किसी गांव के पूर्वे में नहीं सुनेंगे कि मस्जिद असलहे के दम पे मंदिर है, मस्जिद किसी ने छीन लिया। तो शिद्दत बहुत है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ ज़्यादा चीज़ें वो बताते हैं,
तो मुझे वहाँ जो बताया गया, टारगेट किलिंग में पिछले 10 साल में करीब 15,000 लोग मारे गए थे कराची में। कराची पे आर्मी ने टेक ओवर किया है, शायद वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं म्यूनिसिपल बोर्ड वाले। तो उन टारगेट किलिंग में एक भी हिंदू नहीं था। टारगेट किलिंग मीन्स जो मजहबी नफरत को लेके किलिंग होती है, उसमें मैक्सिमम मौतें मुसलमानों ने मुसलमानों की हैं और कुछ क्रिश्चियंस की हैं, कुछ चाइनीज़ की थी। कराची में हिंदू है भी नहीं ज़्यादा, हिंदू तो सिंध में है। ना, सिंध की कैपिटल है कराची। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जितना भी सिंधी था वो अपने अपने जगह से निकल के अब कराची ही में शिफ्ट हो गया। इसीलिए दूसरा मंदिर उनको बनाना पड़ा, चूँकि उनकी डिमांड ज़्यादा थी। और सिंधी कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल पार्टी उनकी बैकिंग है वो उनकी भुट्टो साहब वाली, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। तो वो पार्टी उनको क्या कहते हैं, उनकी बैकबोन है उनकी सपोर्ट में। तो जब कभी उनकी सरकार थी तो शायद उन्होंने ही अलाउ किया था, या और किसी ने। इमरान खान ने भी एक इस्लामाबाद में मंदिर बनाना चाहा था, लेकिन उसको फिर बनाने नहीं गया, बाद में मस्जिद बना दी गई। मतलब ऐसा वो बहुत, इमरान खान तो काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे कि एक इक्वलिटी लाई जाए, वहाँ पर धार्मिक चीज़ें चल रही वो ना चलें। इसलिए उन्होंने कहा था इस्लामाबाद के अंदर हम एक मंदिर बनाएंगे, और जगह भी अलाउट हो गई, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया, लेकिन फिर धार्मिक चीज़ें हैं, कुछ कट्टर लोग थे, उन्होंने बनने नहीं दिया। कहीं कहीं पे चीज़ें, ये जब असलहों से मस्जिद छुड़ा सकते हैं, जब उनकी निगाह में ही जब मुसलमान के लिए उतनी मुरव्वत नहीं है, तो फिर गैर मुस्लिम के लिए, हाँ, उनके दिमाग में बहुत चीज़ें हम लोगों के बारे में गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसमें मीडिया का रोल है कि मीडिया का ही रोल होता है, या माउथ टू माउथ प्रोवोक किया जाता है, लेकिन बहुत अच्छे वो नहीं है। पर्सनल लेवल पर जब आप बात करेंगे तो इंडियंस के लिए बहुत ही रिगार्ड है उनके दिल में, बहुत मोहब्बत भी है। मैंने अगर आप इंडिया पाकिस्तान पे वाले बात करेंगे तो फिर वो नफरतें वाला सीन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। हाँ, ये होता है, ये आप अपने घरों में देखिए। मैं इसमें उनकी गलती शायद उतनी नहीं कहूँगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक जैसी शक्लें, एक जैसा खून, एक जैसी सोच। हम अपने घरों में बहुत मोहब्बत करते हैं अपने चचा, फूफा, मौसी, ताऊ सबसे, और उसी में तमाम हिटिंग सब्जेक्ट होते हैं, मैटर्स होते हैं इंटरनली घर में। अगर उसकी बात होती है तो हमारा रुख बदल जाता है उतनी देर में। तो अगर आप, ये आपके ऊपर है ना कि आप किस इशू को लेके चलते हैं। अगर आप बहुत ही सेंसिटिव इशू पर ही बात करेंगे तो कभी मुझे नहीं लगता ताल्लुकात नॉर्मल हो पाएंगे। वरना वही लोग हैं ना, उनके साथ हम खेला करते थे, उनके साथ, उन्हीं लोगों से जब बहस होती थी वो हमसे, मेरे भाई के दोस्त मुझे घेर के खड़े होते थे, अच्छा भाई आप अपने दोस्तों का वो वाला किस्सा सुनाइए। मतलब मेरा भाई बताता था ना कि भाई ने बताया हमको, तो वो बताइए। वो पूरा घेर के जैसा लगता था कोई कहानी को आ गया उनके बीच में, कोई किस्सा नया लेके। लेकिन अभी पॉलिटिकल, ये, हाँ, दाऊद के बारे में वहाँ पर मेरे भाई के सारे दोस्तों में कोई एक लड़का था जो अखबार ज़्यादा पढ़ता था। वो कहता था कि कोई एक सुना है गैंगस्टर है जो यहाँ पर है जिसकी इंडिया डिमांड करता है, वरना उनको दाऊद का नाम ही नहीं पता था। हम लोगों को लगता है कि भाई वो वहाँ गोद में बैठा है, एक एक आदमी जान रहा है, तो पूरा पाकिस्तान शायद उनके बारे में अवेयर भी नहीं है। जो जिसे हम लोग सोचते हैं बहुत टेररिज्म है, बहुत ज़्यादा ये है, तो जैसे इसके बारे में कभी नहीं बात हुई, कुछ बातचीत हुई होगी, आप गए होंगे तो? वो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, इस इशू पर बात ही नहीं करते। नहीं, बात क्या, वो बहुत एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो हर चीज़ को एक तरह से आर्ग्यू करते हैं एज काउंटर आर्ग्यूमेंट, कि जस्टिफाई करते हैं कि भाई आपने जो गलत किया तो गलत के साथ किया गया, गलत सही है। और हम जहाँ पर थे, कराची की जिस एरिया में, तो एक पढ़ी लिखी लोकेलिटी थी। मैंने कहा ना, वहाँ उन लड़कों को दाऊद के बारे में नहीं पता था, और वहाँ के बुज़ुर्ग एकदम इंडियन बुज़ुर्गों जैसे थे। घरों में जाओ तो वो सर पे गाल पे हाथ फेर के रोने लगती थी नानियाँ, या जो भी बुज़ुर्ग होती थी उम्र में, वो याद करने लगती थी इंडिया को। तो उस माहौल में बहुत ज़्यादा दिल में भी नहीं आता ना, आप अगर याद भी करें तो दिल नहीं करता कि आप उन सब इश्यूज़ पर बात क्यों करें। आप जो चीज़ लेके गए हैं जहन में, आप एक अच्छा वहाँ का विजन लेने, तो बेकार माहौल में हम क्यों कड़वाहट घोलें। एक चीज़ वो बताइए, जैसे एक दोस्त थे मेरे, मुस्लिम थे, दुबई में रहते हैं, फरहान भाई, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने कहा था कि जब कराची के लोग मिलते हैं, स्पेशली जब यूपी वालों जो मिलते हैं,
तो उनको बहुत याद आती है और मतलब रोने लगते हैं। कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान के कराची के लोग जब मिलते हैं यूपी वाले से तो मतलब उनको अलग प्यार हो जाता है, उनको यादें आने लगती कि मेरा घर वहाँ पे था, मेरा ये यहाँ पे था, ये सारी चीज़ें। भाई किसको नहीं आएगा, आपकी जहाँ जड़ें होंगी, आप यहाँ शहर में बैठे हैं, आप किसी न किसी गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, और अगर आप वहाँ नहीं जा पाएंगे तो वहाँ का जिक्र आएगा तो मतलब आपकी आंख में आंसू नहीं आएंगे क्या, या आप इमोशनल नहीं होंगे? ये तो इंसानी फितरत है ना, आप इंसान हैं तो ये सारे जज्बे आपका पीछा ज़िंदगी भर करेंगे। और वो तो नहीं, मतलब जो जिन्होंने छोड़ा है और उन्होंने इंडिया देखा था, इंडिया से निकल के गए थे, उनकी औलादे जिन्होंने इंडिया नहीं देखा, सिर्फ सुना है, उनके अंदर भी आप ज़रा सा अगर आँच दीजिए ना तो पिघल जाते हैं। इंडिया को भी क्या कहते हैं, एज मदर प्लेस ही ट्रीट करते हैं। हाँ, बस आप हिटिंग एरिया पे बात करने लगेंगे तो उनको पीट करने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, जो लोग मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं या इंडिया के जो लोग देख रहे हैं, और जो नफ़रत जो सुनते हैं, दोनों तरफ अफवाहें सुनते हैं, तो उसके बारे में आप उनको कुछ संदेश दे दीजिए, इसी के साथ हम लोग इंटरव्यू ख़त्म करें। देखिए, हम उतने ही अच्छे या ख़राब हैं जितने कि पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी भी उतने ही अच्छे ख़राब जितने हिंदुस्तानी। ये हम पे है ना कि हम क्या नज़रिया लेके सामने बात करते हैं। और जैसे मेरे फादर कहते हैं ना कि आप किसी पे शक करेंगे तो आपका शक निभाएगा, वो आप यकीन करें तो यकीन निभाएगा। तो आप पूरे यकीन से हमसे इंटरेक्ट करिए और देखिए कि इंशाल्लाह हम हमेशा यकीन निभाएंगे। यही आपस वालों से भी मेरी यही वो है ख्वाहिश कि वो भी यकीन के साथ बात करें। हाँ, इस यकीन का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ परसेंट जो वहाँ के ख़राब लोग हैं, तो अगर वो उसमें कोई करते हैं तो मैं उनकी डिफेंस की प्ली नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन 2 आदमियों के करने की वजह से आप पूरे 2000 पे और 2 लाख पे अगर सवाल उठाते हैं या उन पर क्वेश्चन करने का, उनको गाली देने का राइट होता है, तो ये टेंडेंसी इधर भी गलत है और उधर भी गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमेशा मैं आपकी नफ़रत में कभी मिर्चे को मीठा नहीं कहूँगा और शक्कर को कड़वा नहीं कह सकता। कुछ बेसिक्स हैं वो सबको मानने ही पड़ेंगे। आप किसी वजह से आप नहीं मानना चाहते तो आज नहीं कल मानेंगे।